मुंबई की बारिश। कुछ लोगों के लिए प्यार का एहसास होता है, लेकिन आज यही बरसात किसी का काल बनकर आई थी। शक्ति दुल्हन के भेष में मुंबई की सुनसान सड़कों पर बस रोते हुए भागे जा रही थी। पीछे से 4 लड़कों के कदमों की आहट उसके कानों में साफ गूंज रही थी। उन लड़कों की चाल और उनकी घिनौनी हंसी साफ बता रही थी कि वो नशे में थे। शक्ति ने एक पल के लिए मुड़ के देखा तो वो लड़के उसके और ज़्यादा पास आ चुके थे। उसका रोना और ज़्यादा तेज़ हो गया। उनमें से एक लड़का चीखते हुए बोला, अबे रुक। शक्ति और ज़्यादा तेज़ भागने लगी। तभी सामने से एक ट्रक फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम वहीं थम गए। उसने पीछे देखा तो लड़के अब सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर थे। फिर उसने ट्रक की तरफ देखा जो मौत बनकर उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैर कांपने लगे, दुनिया घूमने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर शक्ति थी कौन और वो लोग कौन थे जो उसके पीछे पड़े थे? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें वहां जाना होगा जहां कुछ महीने पहले इन सब की शुरुआत हुई थी, बनारस। शिव मंदिर के बड़े से आंगन में कुछ बच्चे गोला बनाकर एक लड़की को घेरे खड़े थे। बीच में खड़ी वो लड़की बेहद खूबसूरत डांस कर रही थी। उसके लंबे घने बाल ढीली चोटी में बंधे थे जो शायद कभी भी खुल सकते थे। वो एक कदम गोल घूमी और उसके सारे बंधे बाल हवा में आज़ाद हो गए। कुछ देर बाद डांस खत्म हुआ और बच्चे ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। तभी एक नन्ही सी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी दिन मैं भी शक्ति दीदी जैसा डांस करूंगी। उसके बगल में खड़ा एक लड़का अपनी हंसी रोकते हुए बोला, पहले ढंग से चलना तो सीख ले, फिर बनना दीदी जैसा। वो लड़की थोड़ा उदास हो गई। शक्ति अपने बाल कान के पीछे करते हुए उस लड़की के पास ज़मीन पर बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल कर सकती हो मेरा जैसा डांस, और क्या पता मुझसे भी अच्छा। उस लड़की ने खिलखिलाते हुए कहा, सच्ची? शक्ति ने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा, मुझे। तभी एक और लड़का बोला, दीदी कल बोली थी ना आप मेरे लिए खीर लेके आओगी, कहाँ है मेरी खीर? शक्ति थोड़ी उदास हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, आज तो नहीं ला पाई, पर कल पक्का लेके आऊँगी। आई एम रियली सॉरी। उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए। वो लड़का थोड़ा उदास हो गया और उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। लेकिन अगले ही सेकंड उसके सामने एक खीर की कटोरी आ गई। उसने हैरानी से ऊपर देखा। शक्ति मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। सब बच्चे हंस पड़े और खीर लेने के लिए अपने अपने हाथ बढ़ा दिए। तभी साइड में रखा शक्ति का फ़ोन एकदम से बजने लगा। शक्ति ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और कान पर लगाते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आई, शक्ति बेटा कहाँ हो? मैं और ज़्यादा देर माया को बातों में नहीं उलझा सकती, बेटा जल्दी आ। शक्ति ने अपनी एक आँख बंद कर ली और सर पर हाथ मारते हुए बोली, बस नानी बस 10 मिनट में आई, प्लीज़ आप उन्हें संभाल लीजिए। फिर उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और बच्चों की तरफ मुड़कर बोली, आज जो सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करके आना। मंदिर के एक कोने में शिव जी की मूर्ति थी। शक्ति ने वहाँ जाके हाथ जोड़े और फिर सीढ़ियों से नीचे भाग गई। वो गेट तक ही पहुँची थी कि उसके कदम फिर से रुक गए। वो वापस आई और पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया और शक्ति सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए हवेली की तरफ चली गई। 15 मिनट बाद शक्ति हवेली पहुंच गई, पर सामने के गेट से जाने की बजाय वो हवेली के पीछे चली गई। पीछे एक छोटे से गेट के पास नानी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। वो भागते हुए उनके पास गई और उनकी बिना एक बात सुने बोलने लगी, सॉरी नानी, आज लेट हो गई, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। वो अंदर जाने लगी, पर नानी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अरे शताब्दी एक्सप्रेस रुक जा, मैंने खाना बना दिया है, तू बस जाके जल्दी से खाना लगा दे। शक्ति ने प्यार से नानी को हक किया और घर के अंदर भाग गई। वो दौड़ते हुए किचन की तरफ भाग ही रही थी कि सामने से उसे मौसी जी आते हुए दिखाई दी। वो बेहद घबरा गई और भागते भागते जल्दी से दूसरी साइड पलट के एक खंबे के पीछे जाके छिप गई। उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। उसने खुद से ही कहा, मेरे शिव जी इस बार बचा लीजिए, कल से पक्का टाइम पे आऊँगी। उसने खंबे के पीछे से झाँक के देखा तो रास्ता साफ था।
उसने एक चैन की सांस ली और वो किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर से सीधी खड़ी हो गई और उसने धीरे से पलट के देखा तो वहाँ माया उसके पीछे ही खड़ी थी और उनकी आंखें शक्ति पर टिकी थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मौसी जी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और ये क्या, तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी क्यों है? तुम बाहर गई थी? शक्ति ने घबराते हुए कहा, नहीं मौसी जी, मैं बस गार्डन में ही थी। माया ने अपने हाथ आगे शक्ति के चेहरे की तरफ उठाए तो शक्ति ने घबरा के अपना चेहरा पीछे कर लिया। माया ने उसके बालों से कुछ कचरा निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं वाली थी, मैं तो बस ये निकाल रही थी। जाओ जल्दी से खाना लगा दो। शक्ति वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकी और जल्दी से वहाँ से निकल गई। माया उसे जाते हुए अजीब नज़रों से देख रही थी। उसकी नज़रों में कुछ तो था जो बिल्कुल भी पॉजिटिव तो नहीं था। 10 मिनट बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। प्लेट्स और कप्स के बीच हल्की बातों की आवाज़ भी गूंज रही थी। शक्ति ने 2 खाली चेयर्स की तरफ देखा लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना सर्व करना शुरू कर दिया। माया ने खाने में से एक बाइट ली और तुरंत मुंह से थूक दिया। हे राम, इतना नमक! शक्ति, ऐसा कैसा खाना बनाया तुमने ये? माया ने सीधा शक्ति की तरफ देखा। शक्ति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से नानी की तरफ देखा जो लाचारी से उसे ही देख रही थी। आखिर खाना तो उन्हीं ने बनाया था, लेकिन अब वो ये कह के शक्ति की परेशानियां और नहीं बढ़ा सकती थी। शक्ति ने डरते हुए कहा, वो शायद गलती से ज़्यादा हो गया, मैं अभी ठीक करके लेके आती हूँ। शक्ति टेबल से हटने ही वाली थी कि माया अपनी जगह से उठ गई और उसके पास आई। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती से ज़्यादा हो गया? शक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। माया ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। शक्ति ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, जी नहीं होगी। माया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे मालूम है कि ये गलती नहीं होगी क्योंकि मैं होने ही नहीं दूंगी। ये कहकर माया ने शक्ति का हाथ झटके से पकड़ा और उसे गर्म दाल में डुबा दिया। शक्ति दर्द से चीख उठी। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर माया की पकड़ बेहद मजबूत थी। माया ने शांत टोन में कहा, गलती हुई है ना तो सज़ा भी मिलेगी, समझी? तभी नानी जी आगे आई और माया को रोकते हुए बोली, माया छोड़ दे, इतनी सी गलती के लिए इतना दर्द क्यों दे रही है उसे? बच्ची है वो। माया ने झटके से शक्ति का हाथ छोड़ा। शक्ति का हाथ कांप रहा था और बहुत ज़्यादा लाल पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। माया ने नानी की तरफ गुस्से से देखा और बोली, इतनी सी गलती? हाँ। माया ने शक्ति की बाह पकड़ी और उसे झंझोड़ते हुए बोली, तू जो छुप छुप के नाचने जाती है ना, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे ही नाक के नीचे इस हवेली में क्या हो रहा है? ये सुन के शक्ति बहुत ज़्यादा डर गई। माया ने झटके से उसे छोड़ते हुए कहा, आज पूरी हवेली तू साफ करेगी, वो भी बिना किसी नौकर की मदद से, चाहे तुझे रात भी क्यों ना हो जाए। और उन्होंने गुस्से से नानी की तरफ देखते हुए कहा, इसकी मदद कोई नहीं करेगा, कोई मतलब कोई भी नहीं। शक्ति ने कुछ नहीं कहा और माया ने और तेज़ी से कहा, समझी? शक्ति ने तेज़ी से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ समझ गई। नानी माया से कुछ कहना चाहती थी पर उससे पहले ही माया वहाँ से ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। शक्ति उन्हें जाते हुए देख रही थी। अपने आंसू पोंछते हुए उसने एक गहरी सांस ली। मौसा जी भी वहाँ से चुपचाप चले गए, जैसे उन्हें इन सब की आदत हो चुकी थी। नानी ने भी एक सेकंड के लिए शक्ति को देखा और लाचारी से वहाँ से चली गईं। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो शक्ति को क्या बोल के तसल्ली दें। शक्ति ने अपनी चुन्नी को एक साइड बांधा और हाथ पर बिना दवाई लगाई घर के कामों में लग गई। उसे काम करते करते रात के 10 बज चुके थे। बीच में नानी ने आके उसकी मदद करने की कोशिश की थी पर शक्ति ने मना कर दिया और जो काम 10 नौकर मिलके करते थे वो उसने अकेले ही किया। उसके कपड़े मिट्टी से पूरे गंदे हो चुके थे और हाथ जिसमें पहले से चोट थी अब और ज़्यादा दर्द दे रहा था।
सारा काम खत्म करने के बाद शक्ति अपने कमरे में जाके बाथरूम में चली गई। रात के 11 बजे मुंबई की जगमगाती रोशनियों के बीच एक ब्लैक जी वैगन सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके बोनट पर एक आदमी बड़े आराम से लेटा था। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी। आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में सिगरेट और एक के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर वो बोनट पर बड़े आराम से लेटा था। तभी सामने से आते ट्रक की तेज ब्रेक की आवाज़ पूरी हवा में गूंज गई। ट्रक का ड्राइवर बिना रुके हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा था, पर इसका असर उस लड़के पर बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी भी वैसे ही केयरलेसली वहाँ लेटा हुआ था। ड्राइवर गुस्से में चीखते हुए बोला, अबे ओए, मेरी गाड़ी मिली थी मरने को। अब जाकर उस आदमी ने कुछ रिएक्ट किया। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और बोनट पर सीधा बैठ गया। उसकी गाड़ी ना हटाने पर ड्राइवर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, तो वो ट्रक से उतरा और सीधा उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो गुस्से में और कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने सामने उस लड़के की शक्ल देखी, वो सीधा अपने घुटनों पर गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर था। उस लड़के ने अपना चश्मा उतारा और एक हल्के जंप के साथ बोनट से नीचे उतर गया। वो नीचे गिरा हुआ आदमी डरते हुए बोला, उस लड़के ने अपने कमर के पीछे से एक पिस्टल निकालकर उसके सर पर तान दी और अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, बोलता बहुत है तू। ड्राइवर बेहद घबरा गया और बोला, माफ़ी साहब, माफ़ी। उस लड़के ने अपनी बंदूक हटा ली और बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, लड़कियां बाहर निकाल। ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से किसी की तेज़ आवाज़ आई, अरे ऐसे कैसे, ये माल तेरे हवाले कर दें। उस लड़के ने अपनी नज़रें आवाज़ की तरफ की तो एक टकला आदमी ट्रक के पीछे से निकला और उसके साथ 8 से 10 गुंडे भी निकल आए। वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, तगड़ा पैसा दिया है मालिक ने इन छोरियों के लिए। वो गुंडा सीधा आके उस लड़के के सामने खड़ा हो गया और वो लड़का जो अब तक शांत था, उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी 2 उंगलियों को अपने फोरहेड पर रब करने लगा, जैसे गुस्सा शांत कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने एक जोरदार मुक्का उस गुंडे के मुंह पर मार दिया। वो मुक्का इतना तेज था कि वो सीधा जमीन पर गिर गया। ये देखकर उसके साथीदार ने उस लड़के पर हमला कर दिया, लेकिन उससे पहले उसने उसकी गर्दन पकड़ी और सीधा उसका सर बोनट पर मार दिया। एक गुंडे ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर तो वो लड़का उसे घूरने लगा। उसके घूरने से गुंडे के हाथ कांप रहे थे। उस लड़के ने हल्की मुस्कान दी और अगले ही पल उसके हाथों से गन छीनकर उस पर ही पॉइंट कर दी और 1 सेकंड में उसके पैर को शूट कर दिया। वो गुंडा दर्द से ज़मीन पर गिर गया। 10 मिनट बाद ज़मीन पर उन गुंडों की लाशें पड़ी थी और बीच में खड़ा था शिवाय। शिवाय उस टकले आदमी के पास आया और उसे अपनी गहरी नज़रों से घूरते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी नज़रें काफ़ी थी उस आदमी का हाल बुरा करने के लिए। वो सीधा शिवाय के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, गलती हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी और पूरा शरीर डर के मारे हिल रहा था। शिवाय ने गुस्से से अपने पैरों से उसे धक्का दिया तो वो नीचे गिर गया। शिवाय ने ठंडे लेकिन डराने वाले लहजे में कहा, लड़कियों को बाहर निकाल। वो गुंडा बिना कुछ कहे भागकर ट्रक के पीछे गया और गेट खोल दिया। ट्रक के अंदर से कुछ लड़कियां रोती हुई बाहर निकली। उनके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू और चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। वो तेजी से भागते हुए शिवाय की तरफ आई। तभी एक रेंज रोवर वहाँ आई और रोड के किनारे खड़ी हो गई। उसमें से एक लड़का निकला। उसके चेहरे पर पहले वाले लड़के की तरह कोई स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो काफ़ी हंसमुख और प्यारा लग रहा था। शिवाय, जिन्होंने चश्मा दोबारा आंखों पर चढ़ा लिया था, बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभय, इन सबको उनके घर छोड़ दो। अभय ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और उन लड़कियों को संभालते हुए गाड़ी में बिठा दिया और शिवाय
वो बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी के पास गया, दरवाज़ा खोला और चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेज़ स्पीड से वहाँ से निकल गया।